नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको आईबीपीएस का जो क्लर्क का फॉर्म खुला है उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। जैसे कि किस स्टेट में किस बैंक में कितनी वैकेंसी है। कहने को तो दोस्तों यहां पर ये बताया गया है कि 11 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन सच ये है कि 11 में से सिर्फ 7 में वैकेंसी है। और आपको ये फॉर्म भरने से पहले पता होना चाहिए कि किस स्टेट में किस बैंक में ज्यादा वैकेंसी है और किस बैंक में वैकेंसी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम बिना जाने समझे ही अपने प्रेफरेंस को कुछ भी आंख मूंद के दे देते हैं, क्योंकि हम इतना टाइम देना जरूरी नहीं समझते हैं। तो मैं ये समझता हूं दोस्तों कि ये शायद वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां आपको ये बताया जाएगा कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, वो भी किस बैंक में। ठीक है, तो मुद्दा आज की वीडियो का यही है। देखिए, बाकी तो सबको पता ही होता है कितनी एज क्या है। जो आप ढूंढ रहे थे वो शायद इस वीडियो में आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं से। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन्होंने बताया है कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स 11 है, लेकिन सही मायने में सिर्फ और सिर्फ 7 है। जो 4 बैंक है दोस्तों, उन्होंने अपने आप को एनआर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब अभी इन्होंने कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं करी है कि अपनी वैकेंसी इनकी कितनी है। अभी इन्होंने कुछ भी बताया नहीं। तो 4 बैंक ऐसे हैं, कौन कौन से मैं बता देता हूं आपको। तो जब आप फॉर्म भरने जाएं तो थोड़ा सा तैयार रहें, क्योंकि देखिए क्या है कि अभी इन्होंने नहीं बताया है, इसका मतलब अभी कब बताएंगे। ये हो सकता है दोस्तों ये बाद में ओपन करें या कैसे भी ओपन करें, लेकिन हमें नहीं पता है। जब तक नहीं पता और पीडीएफ में नहीं लिखा है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप इनको प्रेफरेंस में रखो। जैसे कि एक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, एक है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनको लिख लीजिए, है ना, 4 बैंक। मैंने कहा था पेन पेपर लेकर के बैठ जाए, इनको प्रेफरेंस नहीं देनी है अभी आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक आपका इंडियन बैंक हो गया और एक आपका हो गया इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए पूरी मेहनत करके दोस्तों पूरा 49 पन्ने का पीडीएफ है। आप यहाँ कोने में देखो जरा, है ना, आपकी लेफ्ट तरफ 49 पन्ने का मैंने आपके लिए पूरा पढ़ा है इसे। ठीक है, पूरा ए टू जेड पढ़ा हुआ है दोस्तों। इतनी मेहनत के लिए क्या इतना नहीं बनता कि आप ये मेरा वीडियो वायरल करें, है ना। अगर क्योंकि मैं देखिए बेसिक चीजें जान रहा हूँ कि आपकी बेसिक समस्या क्या है, और इसी बेसिक समस्या के लिए मैंने चैनल खोला हुआ है। ठीक है, और दोस्तों सच बता रहा हूँ, आप मेरे सोशल साइट्स मैंने जितने भी दिए हुए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे पहुंच जाइए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, जितना मेरे बस में मैं आपकी सब मदद करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, मेरी मेहनत का इतना तो मुझे बनता ही है ना कि आप मेरा वीडियो वायरल करें, सब तक पहुंचाएं। जो बेचारे जरूरी समझ रहे हैं इस चीज को कि ढूंढते होंगे, नहीं तो आप चले जाते हो फॉर्म भरने वाला आपको बोलता होगा नहीं भैया आप बता दो कौन सी प्रेफरेंस है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 4 बैंक, अभी आपको 11 पार्टिसिपेट हैं, 4 उनमें से अभी कुछ भी एनआर लिखा हुआ है। मैं भी दिखाऊंगा आपको पीडीएफ में, आपको पेन पेपर लेकर के बैठना ताकि अभी के अभी ये बात खत्म हो जाए और हम जल्दी से इस वीडियो को खत्म करेंगे, चिंता मत करिए, है ना। देखिए बाकी ग्रेजुएशन के लिए मैं बता दूं आपको कि आप भाई ग्रेजुएट होने चाहिए। फॉर्म बन इसमें पासिंग के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों ना, पासिंग के लिए कोई बात नहीं कही गई। तो ये मत सोचिएगा कि सर फाइनल ईयर और इन सब के लिए होना जरूरी है या फाइनल ईयर में होंगे तभी ये सब हो सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं, आप पूरा पास होना चाहिए। इनका सीधा सा मुद्दा है कि आप पास होने चाहिए। और अगर नहीं है तो 21 जुलाई जो इनकी लास्ट डेट है ना, 21 जुलाई जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, इससे पहले आपके पास आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए एग्जाम का, अगर आप फाइनल ईयर में है तो अगर ऐसा हो सकता है तभी आप भरे, नहीं हो सकता तो ना भरे, क्योंकि बाद में तो रिजेक्ट कर ही देंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई से फॉर्म खुला हुआ है और 21 जुलाई तक आप भर सकते हैं। 3 जुलाई आज मैं ये बना रहा हूं जब। और देखिए प्री का एग्जाम इन्होंने बता दिया कि सितंबर में ये पेपर ले सकते हैं आपका। मेन का एग्जाम आपको अक्टूबर में लेंगे। जो प्री में एडमिट कार्ड लगता है दोस्तों, उस एडमिट कार्ड को आपको वहां जमा नहीं करना होता, उसे लेकर के आना होता है, क्योंकि मेंस में ये एडमिट कार्ड वापस से लगता है। ठीक है, आप किसी एक ही राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये एक ही यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही बार इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये क्लर्क की भर्ती है, ये क्लर्क 12 है, सीआरपी, है ना, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आईबीपीएस दोस्तों एक संस्था है जो कि बैंकों से वैकेंसीज की जानकारी लेती है और सिर्फ पेपर कंडक्ट करवाती है, सिलेक्शन करवाती है। बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो बैंक के हाथ में होती हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब वहां पे होता है। आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, चाहे वो ओरिजिनल वाले भी आपको लेकर के जाना है और फोटोकॉपीज भी लेके जाना है। कब? जब आप प्री भी निकाल लेंगे, मेंस भी निकाल लेंगे, ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे दिखाना है। ठीक है, सारा पेपर ऑनलाइन ही है, मैंने बता दिया। सितंबर में आपका प्री होगा, आपका मेंस जो है वो आपका अक्टूबर में होगा। समझ गए, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था। और देखिए ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी मैं बता दूं, अप्रैल 2023, अप्रैल 2023 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ध्यान रखना है ना, इस साल नहीं, अप्रैल 2023 में। ठीक है, चलिए, और ये रहे दोस्तों, ये देखिए पार्टिसिपेटिंग बैंक्स यहाँ पर आप देखोगे तो 11 है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी एनआर लिखा हुआ है इसकी वैकेंसीज के आगे। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एनआर लिखा हुआ है ना, और इंडियन ओवरसीज में एनआर लिखा हुआ है, और आपका इंडियन बैंक में एनआर लिखा है। यानी सिर्फ 7 बैंक आपको ध्यान देना। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं में सबसे ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों। और बिल्कुल टॉप लेवल पे मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी में निकली हुई है, 1000 के आसपास है। तो आप यहां पे ये तो नहीं बोला गया ना किसी स्टेट से भर सकते, किसी भी स्टेट से भरने के लिए आप फ्री हैं। तो यूपी से सबसे ज्यादा 1000 के आसपास है, फिर महाराष्ट्र में चले जाइए 500 के आसपास है, फिर वेस्ट बंगाल में है,
है ना, 400 के आसपास। फिर ऐसे ही मध्य प्रदेश, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज खुली है, तो आप वो स्टेट चुन लीजिए। देखिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, जैसे कि कंप्यूटर का नॉलेज तो आपको होना चाहिए। कंप्यूटर जरूरी नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो तभी, या डीसीए पीजीडीसीए हो तभी आप भर सकते हैं। एज अ सब्जेक्ट आपने अगर इसे स्कूल में पढ़ा है या कॉलेज में पढ़ा है, आईटी पढ़ा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का कुछ भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों ये मस्ट है, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास मस्त है, ऑपरेटिंग और उसको वो आना है ना, ये सब जरूरी इसमें लिखा भी हुआ है। क्या है जो प्रेफरेबल है, देखिए इनने बोला है कि आप जिस भी राज्य के लिए भर रहे हैं वहां की लैंग्वेज प्रेफरेबल है। तो ध्यान सुनिए, प्रेफर का मतलब ये होता है कि अगर आती होगी तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, और नहीं आती होगी तो ये मतलब नहीं कि आपको भगा देंगे, आपको सीखने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे लैंग्वेज से आप फ्री रहे, है ना। मुद्दा है आपको डेट याद रखनी है ये वाली। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 4 बैंक कौन से हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो अभी नहीं भरने आपको अपने उसमें नहीं देना है। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं वहां पर। और बाकी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखिए एज लिमिट आपको पता ही है दोस्तों, एज लिमिट क्या होती है। एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है 20 साल मिनिमम और 28 साल मैक्सिमम। ये हो गई जनरल के लिए। ठीक है, ये जनरल के लिए हो गई। ठीक है, अब 850 और 175 रुपए फीस जो है दोस्तों, मैं बता दूं 850 रुपए जो है वो जनरल वाले भर रहे हैं, है ना। और देखिए कौन कौन है जो 175 भरेंगे। 175 जो फीस है, 175 जो फीस है, ये आपके एससी के लिए है, ये आपके एसटी के लिए है, ये पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए है, और एक्स सर्विसमैन के लिए है ना। और बाकी सबके लिए 850 रुपए। अब आप समझ गए होंगे इसमें कौन कौन आते हैं। जनरल हो गया, इसमें ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर आ जाते हैं, और कौन आता है भैया, ओबीसी आ गया, और इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी आता है। ठीक है, इनके लिए सबके लिए 850 रुपए है, बाकी सबके लिए 175 रुपए है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर का नॉलेज मस्ट है, और कहीं ना कहीं पढ़ा हो, और लैंग्वेज जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए 20 से 28 साल जो मैंने आपके लिए बताया, ये किसके लिए दोस्तों, ये जनरल वालों के लिए है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी को, तो 3 साल बढ़ा लीजिए कि उनके लिए 31 हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे। 5 साल की छूट मिलती है एससी एसटी को, तो उनके लिए यहाँ पे 5 साल बढ़ा लीजिए, उनकी मैक्सिमम एज 5 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप भाई दंगों में थे गुजरात के इन सब में, तो आपको भी 5 साल 10 साल की छूट मिल रही है, वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को भैया 8 साल के आसपास छूट मिलती है। ठीक है, और अगर विडो है किसी एक्स सर्विसमैन, अगर कोई खत्म हो गया है ना, हस्बैंड किसी खत्म हो गए हैं, वो सर्विस में थे, तो उनको भी भैया 35 साल की छूट मिल रही है। जनरल वालों को 40 साल की छूट मिल रही है, ओबीसी वालों को 45 साल की छूट मिल रही है, एसटी एससी वालों को, ये उनकी महिलाओं के लिए। और अगर उनके कोई डिपेंडेंट है, मान लो उनका कोई बेटा या उनका दामाद जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया हो, है ना, और आज वो इस दुनिया में नहीं है ना, और उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया था, अगर वो भरना चाहते हैं फॉर्म, तो इनसे उनका रिलेशन का सर्टिफिकेट भी लगता है, वो भी दिखाना पड़ेगा। अब देखिए जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, चाहे वो ओबीसी के हो, तो ओबीसी वालों को अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ये आपको पता है। आपको एससी एसटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है आपको, है ना। एक्स सर्विसमैन को अपना जो लास्ट पे है, अपना डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये सब चीजें उसमें बतानी पड़ती है। ठीक है, अब एक्स सर्विसमैन भी 2 तरह के होते हैं दोस्तों, इन्हें प्रोफार्मा देने पड़ते हैं, प्रोफार्मा ए बी सी डी। ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन जो है बिल्कुल रिटायर हो चुका है, एक्स सर्विसमैन का टैग लग चुका है, तो प्रोफार्मा ए भर के देना पड़ता है उसे। अगर कोई अभी आर्म्ड फोर्सेस में लगा हुआ है और अपने आप को वो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहता है, ये बैंक क्लर्क का, तो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ, उसको 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं, एक प्रोफार्मा बी, एक प्रोफार्मा सी। ठीक है, तो ये दोनों से भरने पड़ते हैं। ठीक है, प्रोफार्मा सी इसलिए कि मतलब कब डिस्चार्ज हो रहे हैं और यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रोफार्मा डी दोस्तों उनके लिए है जिनके डिपेंडेंट भरना चाहते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 चीजें बटी हुई हैं, तो ध्यान रखेंगे एक्स सर्विसमैन वाले। और अगर भाई कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आर्म फोर्सेस था, ये तो एक्स सर्विसमैन वो होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कहीं पर भी काम करो, तो आपको एनओसी लगती है, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और दोस्तों मैंने बताया ये सारे डॉक्यूमेंट कहाँ होंगे आपके, ये सारे ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको दिखाने पड़ेंगे जब आप पास हो जाएंगे तो। ठीक है, बाकी आपको दिखा फॉर्म भरने में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो आपकी फोटोग्राफ हो जाएगी, आपकी स्कैन की हुई फोटोग्राफ, आपकी स्कैन की हुई सिग्नेचर, और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन लग जाएगा। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो गया, और क्या है भैया, और आपका इंग्लिश में जो अंडरटेकिंग जो लिखवाते हैं ना कि आय नेम जितना जो बैंक में लगता है, ये वो आपका होना चाहिए। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। और भैया जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है अपना, है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट जो लगता है किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने हैं दोस्तों ने, जो मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताया, यही सारा इसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, तो बस यही था जो मुझे आपको बताना था। अब मैं मेन आ रहा हूँ सीधे सीधे वहां पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने कितने पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट मिली हुई है। ठीक है, और अगर कोई विडो है किसी उसके तो यहाँ पर देखिए 35 साल आपके जनरल ईडब्ल्यूएस को, 38 साल ओबीसी को, 40 साल आपके मिल रहे हैं इनको, और जो दंगों में फंसे थे उनके लिए 5 साल। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बताई दी है। ठीक है, और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज ये सब लिखा है कि क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लगता है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है।
ठीक है। अब भाई देखिए, अब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो स्क्राइब खुद का ला सकते हैं, जो उनके हेल्पर होते हैं, जो उनके बिहाफ पे पेपर वहां पर दे रहे होते हैं, तो उनके लिए भी रहता है इसमें। तो स्क्राइब ला सकते हैं, खुद के दम पे लाना है, दोनों से अंडरटेकिंग भरवाई जाएगी कि। और देखिए, स्क्राइब जो होता है वो बंदा नहीं होना चाहिए जो उस एग्जाम में बैठ रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वहीं बैठा हुआ उसने भी फॉर्म भरा है, आपने भी फॉर्म भरा है और वो आपका स्क्राइब है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए। कुछ बातें होती है जिनको आपको वो अंडरटेकिंग में लिख करके देनी पड़ती है। ठीक है, तो अंडरटेकिंग का प्रिंट इसमें रहता है हालांकि। ठीक है, और देखिए भाई, जैसे कि एससी ओबीसी के लिए, इनके लिए क्या होता था कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती थी, है ना। तो वो इस बार नहीं कराई जा रही क्योंकि कोविड के चलते ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही उनके लिए। ठीक है, अब पेपर का मोड कैसा होगा तो वो आपको पता है। देखिए, प्री एग्जाम में आपको इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। सर, इंग्लिश के आगे इंग्लिश लगा हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी के आगे स्टार और रीजनिंग के आगे स्टार क्यों बने हुए हैं, और कहीं जगह पे स्टार बना हुआ है। ठीक है, इस स्टार का मतलब क्या है? इस स्टार का मतलब ये दोस्तों कि आप जिस स्टेट से भरेंगे, जैसे मान लीजिए आपने गुजरात से भरा, तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंग्लिश में भी होंगे, आपके हिंदी में भी होंगे और आपके गुजराती लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। तो यहाँ का मतलब है किस राज्य से आप भर रहे हैं ना, तो वहाँ का जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ये इन्होंने बोला है। तो ये मेंशन करना है आपको कि आप किस राज्य से भर रहे हैं और आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पहले से मेंशन कर देंगे आप। इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में ही होगा। और देखिए दोस्तों, इसमें आपको हर सेक्शन में अलग अलग पास होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 30 मार्क्स का है, ये 35 मार्क्स का है, ये 35 मार्क्स का 100 नंबर का है। तो कहने का मतलब आपको 100 में से, यानी पूरे में भी कट ऑफ को पूरा पार करना होगा और इनके अलग अलग कट ऑफ को भी पार करना होगा। सेक्शनल कट ऑफ होता है, आपको पता ही है ये बात है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए दोस्तों, और आपको मालूम है कि 1/4 मार्क है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। 1/4 1/4 मार्क्स कट जाते हैं। जैसे ही प्री निकाल लेंगे आप, तो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में आपको जनरल फाइनेंस अवेयरनेस मिलेगी, जनरल इंग्लिश मिलेगी, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिलेगा। यहाँ पे कंप्यूटर जुड़ जाता है और ये आपका वही मैथ्स है। ठीक है, यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होता है, 190 मिनट मिलते हैं, 190 क्वेश्चन होते हैं, 160 मिनट मिलते हैं, और ये एक ही घंटे का होता है प्री। ठीक है, चलिए आप समझ गए इस बात को। और ये दोस्तों, ये लैंग्वेज के बारे में बताया। जैसे अंडमान निकोबार में आपको क्या क्या लैंग्वेज प्रेफरेंस मिल सकती है, इंग्लिश हिंदी मिल सकती है। आंध्र प्रदेश में भी इंग्लिश हिंदी तेलुगु मिल सकती है। असम में बस असमीज जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से गुजरात, जैसे मैंने कहा, गुजराती, मराठी, कोंकणी, ये सब देखो, है ना, कन्नड़, ये तो खैर आप देख सकते हो उसमें कि क्या है। ठीक है, समझ गया आपको, है ना। और देखिए, मैंने जैसा कि बताया आपको, जो प्री का आपका एडमिट कार्ड है, जब आप क्वालिफाई कर जाओ तो उसको आपको मेंस में भी दिखाना पड़ता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ याद रखिए। जैसे कि आप जब प्री में जाएं, प्री का पेपर देने जाएं, तो एक आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको यहाँ पे ध्यान से। साथ में आपको एक फोटोग्राफ लेकर के जाना है, और साथ में आपको अपनी कोई आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। आईडी प्रूफ में नाम वही होना चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड में हो, क्योंकि कई सारे बच्चे तो इस वजह से भी वहां से बेदखल हो जाते हैं। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे, आपसे सेक्शनल कट ऑफ और आपका टोटल कट ऑफ प्री का जब निकल जाएगा, उसके बाद जब आप मेंस के लिए आएंगे, तो मेंस के लिए आपको एडमिट कार्ड आएगा। तब मेंस में आपको मेंस का एडमिट कार्ड भी लेकर के आना पड़ेगा, और आपने जो प्री दिया था ना, उसका भी एडमिट कार्ड, वो भी एडमिट कार्ड आपको लाना पड़ेगा। आपको एक फोटोग्राफ भी लानी पड़ेगी, और साथ में आपको एक आईडी प्रूफ भी लाना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें आपको लेकर आनी। मैंने जो बोला ना, बिल्कुल साफ बोला है, तो ये लेकर के पहुंच जाना वहां पे। ठीक है, और गलत आंसर पे आपको पता है कि हो ही रहा है। और देखिए, बाद में ये कोई भी कास्ट या कुछ भी रिलीजन वगैरह चेंज नहीं करने देंगे, इसलिए बहुत सोच समझ के फॉर्म भरिएगा अपना। ठीक है, और अब धीरे से हम पहुंच जाते हैं। और ये देखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे जाएंगे वहां पर। ये देखो, टाइम लिखा ना, एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। ठीक है, मैं थोड़ा सा रेड पेन ले लूं ताकि हमें क्लियर रहे बातें। देखो, ओरिजिनल भी चाहिए और इनका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपने ओरिजिनल की फोटोकॉपी करे, उसके अंदर साइन कर दिया। ठीक है, अब देखो, प्रिंट आउट आपका एप्लीकेशन का चाहिए होगा। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, यानी 10th वगैरह चल जाएगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, पैन, आधार, लाइसेंस, ड्राइविंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सारे, कास्ट सर्टिफिकेट सारे, इनकम एंड ये ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हो गया, एक्स सर्विसमैन के प्रोफार्मा ए, प्रोफार्मा बी, प्रोफार्मा सी, ये है ना, और ये प्रोफार्मा डी हो गया भैया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कहीं काम कर रहे हैं उनके लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ है तो वो सब यहाँ पे लगा दो। ठीक है, और बस यही सब लिखा हुआ दोस्तों। और एक एक्स्ट्रा फोर्ड, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, अब देखिए कितना कितना साइज होगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको। क्या क्या देखो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको अलग से किसी व्हाइट पेपर पे लिखना है, उसको स्कैन करना है, और फिर कितने साइज का होगा मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें लिखना है, देखो, आय, अपना नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये करके फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। ऑनलाइन ही है। ईमेल आईडी, जब देखो, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, रजिस्ट्रेशन करते समय अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर बिल्कुल सही डालना। गलत डाला तो देखिए उसमें जानकारी उसी में आएगी आपकी, मैं पहले बता दूं। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया आपको। 175 850 रुपए किसके किसके लिए है। ठीक है, चलो एक सांस में मैंने बताया आपको बहुत कुछ, है ना। अब अपन आ जाते हैं सीधे भैया, देखो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। और ये अब कुछ नहीं दोस्तों ना, यहाँ पे अब आता है हमारा अब ये देखिए, अंडमान निकोबार। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4 दी गई है, और 4 वैकेंसी कैनरा में, यहाँ पर कैनरा में खाली दोस्तों, कैनरा में 2 वैकेंसी है, ये दिख रहा होगा आपको, और 2 वैकेंसी आपको पंजाब नेशनल बैंक में दिख रही होगी। ठीक है,
तो ये 4 वैकेंसी होगी। तो इस तरह से मैंने दोस्तों यहाँ हेडिंग में सब कुछ लिखा है। यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी दिखेगी और उसके बाद जो भी लिखा है वो कौन-कौन से बैंक है। तो चलो शुरू करें। अंडमान निकोबार में कौन-कौन से, कनाडा और पंजाब नेशनल बैंक में 2-2 पोस्ट है। बाकी कैटेगरी आपको देखना दोनों ही जनरल की है, ठीक है। ये थोड़ा सा पेन पेपर लेके लिख लो, क्योंकि अब कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताता डिटेल में, सबको भागने में ही पड़ा रहता है भैया। लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझ जाओ इस बात को। अब भाई अगर मान लो कोई आंध्र प्रदेश से भर रहा है, तो पहले तो ये ध्यान रखिए 209 पोस्ट है यहाँ से। और सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 133 पोस्ट खाली है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 133 पोस्ट है, बैंक ऑफ इंडिया में 10 पोस्ट है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 61 पोस्ट है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि कहाँ जैसे जनरल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इतना और ये ठीक है। तो थोड़ा सा रुक करके बाकी अपना देख लेना, मैंने टोटल बता दिया आपको, है ना। आपको प्रेफरेंस किसको देखना, तो सबसे ज्यादा आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ही सुनोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ अरुणाचल प्रदेश। अगर कोई 14 पोस्ट टोटल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 7 है, कैनरा बैंक में 4 है, पंजाब नेशनल बैंक में 3 है, सबसे ज्यादा इसी में है। तो अरुणाचल प्रदेश वाले ध्यान रखें। अब आती है बारी असम की। असम में 157 है। सबसे ज्यादा कहां है सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 97, ठीक है। फिर पंजाब नेशनल बैंक 26, फिर यूको बैंक आपका 20 और फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8, ठीक है। अगला कौन सा सर, बिहार। बिहार में 281 पोस्ट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 163 है, 163, पीएनबी में 57, बैंक ऑफ इंडिया में 19 पोस्ट खाली है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 10 पोस्ट खाली है, यूको बैंक में 30 पोस्ट खाली है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना भर देंगे फटाफट से। चंडीगढ़ बात करें, 12 पोस्ट खाली है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया में 2 है, आपके पंजाब एंड सिंध बैंक में 5 है, यूको बैंक में 3 है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब आ जाते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें, 104। सबसे ज्यादा कहां है सर, सबसे ज्यादा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 49, फिर आपको मिलेगी पंजाब नेशनल बैंक 21 और फिर कैनरा बैंक 20, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसमें एक ही पोस्ट खाली है, वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, सिर्फ जनरल के लिए खाली है वो भी, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली के लिए, 295 पोस्ट खाली, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 44 है ना, और बैंक ऑफ इंडिया में 16 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 85 है, ठीक है। पीएनबी में 60 पोस्ट खाली है, कैनरा बैंक में 22 पोस्ट खाली है, यूको बैंक में 15 पोस्ट खाली है, पीएनबी में 53 खाली है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। गोवा की बात करें, 71 पोस्ट बस खाली है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 31, बैंक ऑफ इंडिया में 8, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 9 और कैनरा बैंक में 15 और पीएनबी यानी कि हमारे ये पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक में 8 है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और आप देख रहे हो ना, ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में एनआर लिखा हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एनआर लिखा हुआ है, इंडियन बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक में, ये 4 बैंक है, एनआर लिखा है, कुछ वैकेंसी भी शो नहीं की है, इसीलिए मैंने कहा है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ना, ये प्रेफरेंस के लिए तो है। अब से मान लो कि गुजरात से भरना चाहते हो, पहले किसको प्रेफरेंस दे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें ये भी देखना कि आपकी कैटेगरी वाली कौन सी सबसे ज्यादा है भाई। तो जैसे मान लो कैटेगरी में आप, वो तो खैर वैसी ही बटी रहती है, समझिए। तो 304 पोस्ट टोटल है गुजरात से, और 162 भैया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में 52 है, बैंक ऑफ इंडिया में 45 है, पंजाब नेशनल बैंक में 26, पंजाब सिंध बैंक में 3, यूको बैंक में 10, कैनरा बैंक में 6, शाबाश, ठीक है। अब आ जाते हैं हरियाणा। हरियाणा 138 सीटें हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 34 है, बैंक ऑफ इंडिया में 2 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 16 और यूको बैंक में 7, पंजाब नेशनल बैंक में 39, पीएसबी यानी कि पंजाब सिंध बैंक में 27 और कैनरा बैंक में 13, ठीक है। कनाडा नहीं जाओगे आप, चिंता नहीं करो, है ना, भेजते भी ऐसी बात नहीं अगर वहाँ इनकी ब्रांच हुई तो। हिमाचल प्रदेश में भैया 91 पोस्ट खाली है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 32 है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 5, बैंक ऑफ इंडिया में 2, कैनरा बैंक में 2, पंजाब एंड सिंध बैंक में 7, पंजाब एंड नेशनल बैंक में 13, यूको बैंक में 30, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बहुत अच्छे से जानकारी यहाँ पर दी। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, 35 पोस्ट खाली है, कैनरा बैंक में 5 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 11 है, पंजाब सिंध बैंक में 6 है, पंजाब नेशनल बैंक में 8 है, यूको बैंक में 4 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 है, ठीक है। अब ऐसे आप झारखंड पहुंच जाओगे, 69 पोस्ट खाली है, बैंक ऑफ इंडिया में 27, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 23, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 15, पंजाब सिंध बैंक में 2 और यूको बैंक में 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भैया। कर्नाटका में दोस्तों 358 वैकेंसीज है, बैंक ऑफ इंडिया में 6 ही पोस्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 36 ही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 156 है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसी को देना, है ना। फिर कैनरा बैंक को देना, 140 पोस्ट है उसमें, और फिर यूको बैंक है अपना 13 पोस्ट, पीएनबी है 5 और पंजाब सिंध बैंक है 2, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। 70 पोस्ट केरला में, बैंक ऑफ इंडिया में 7, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 27, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 25, पंजाब सिंध बैंक में 1, यूको बैंक में 10, ठीक है। लद्दाख में कोई वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। लक्षद्वीप में सिर्फ 5 वैकेंसी है और वो सिर्फ की सिर्फ कैनरा की है। मध्य प्रदेश 309 वैकेंसीज हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 36 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 167, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 49, कैनरा बैंक में 22, यूको बैंक में 11, पंजाब सिंध बैंक में 7, पंजाब नेशनल बैंक में 17। महाराष्ट्र 775 भैया, बहुत पोस्ट है, बैंक ऑफ इंडिया में 157 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 345 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 221 है ना, यूको बैंक में 28, कैनरा बैंक में 12 और पंजाब सिंध बैंक में 12, ठीक। और मणिपुर में सिर्फ 4 है, जिसमें से पंजाब सिंध में 1, पंजाब नेशनल बैंक में 4।
आप देखोगे मेघालय में सिर्फ 4 है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5 पोस्ट है, यूको बैंक में 1 पोस्ट है। मिजोरम में आप देखोगे 4 है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया में 2 है, कैनरा बैंक में 1 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 है। नागालैंड में भी 4 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3 है और यूको में 1 है। ठीक है। ओडिशा में आप देखेंगे 126 पोस्ट खाली है टोटल, और बैंक ऑफ इंडिया में उसमें 8 पोस्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 37 है और यूको में 30 है, पंजाब सिंध बैंक में 4 है और कैनरा बैंक में 14 है। ठीक है। पौंडुचेरी में सिर्फ 2 ही है और वो कैनरा बैंक में है, दोनों के दोनों पोस्ट, है ना। अब पंजाब की बात करें दोस्तों, तो पंजाब में पंजाब सिंध बैंक में 232 पोस्ट खाली है और पंजाब नेशनल बैंक में 64 पोस्ट खाली है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 40 पोस्ट खाली है, यूको में 32 खाली है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 22, बैंक ऑफ इंडिया में 15, कैनरा बैंक में 2। ठीक है। राजस्थान में 129 पोस्ट खाली है, जिसमें कि बैंक ऑफ इंडिया में 7 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 57, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 21, पंजाब नेशनल बैंक में 27, यूको में 8, कैनरा बैंक में 9, है ना। सिक्किम में 11 ही है, जिसमें कि कैनरा बैंक में 7 और यूको में 4 है। अगर कोई तमिलनाडु से भर रहा है तो 288 पोस्ट है, बैंक ऑफ इंडिया में 17, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 66, कैनरा बैंक में 100, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 87, यूको बैंक में 16, पंजाब सिंध बैंक में 2। ठीक है। तेलंगाना में 99 पोस्ट खाली है, बैंक ऑफ इंडिया में 1, पंजाब सिंध बैंक में 1, पीएनबी में 1, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 96, सबसे ज्यादा उसी में है यहाँ पे। त्रिपुरा में 17 पोस्ट खाली है और सबसे ज्यादा यूको में है 10, फिर कनाडा में 1 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 6। फिर आपको दिखेंगे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 1089 भैया, बहुत सारी है। सबसे ज्यादा पंजाब नेशनल बैंक में 401 पोस्ट है दोस्तों, तो यूपी वाले तैयार हैं, पीएनबी बिल्कुल घेर लो, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 296, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 162 और बैंक ऑफ इंडिया 27, कैनरा बैंक 90, पंजाब सिंध बैंक 85, यूको बैंक 28। तो बहुत सारी वैकेंसी है भैया यूपी में। उत्तराखंड में सिर्फ 19 ही है और सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको मिलेगी यूको बैंक में 10, फिर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 4, पीएसबी में 2, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2, कैनरा बैंक में 1। ठीक है। अब फिर वेस्ट बंगाल अगेन देखो बिल्कुल 528 बैंक ऑफ, सबसे ज्यादा इसमें आपको मिलेंगी 219, पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है। फिर आपको मिलेगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 221। ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया में 20, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 39, यूको बैंक में 44 और कैनरा बैंक में 2, पंजाब सिंध बैंक में 3। ठीक है। और एनआर का मतलब नॉट रिपोर्टेड, उन्होंने अभी कुछ भी बताया नहीं है। ठीक है। तो ये दोस्तों, ये बाकी आपको सिटीज के बारे में बताया कि अंडमान निकोबार में कहाँ कहाँ एग्जाम सिटी हो सकती है। तो प्री की पोर्ट ब्लेयर है और मेंस की भी इतनी है, और यहाँ आंध्र प्रदेश से इतने आपको प्री के लिए मिलेंगे और इतने ही आपको सिर्फ कम हो जाएंगे ना यहाँ पर। तो ध्यान से देखना है आपको, बाकी तो सब ठीक है। बिहार के लिए क्या क्या है देख लो, ये यहाँ पर जो लिखे हैं ना सिटीज, ये दोस्तों प्री के सेंटर रहेंगे और मेंस में आपको सिर्फ इतने ही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर जिस राज्य से आपने भरा उस राज्य से की बात है, जैसे मान लो किसी ने गुजरात से भरा तो गुजरात के लिए उसके पास प्री के ऑप्शंस अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, यहाँ सब भर सकता है। लेकिन जब मान लो किसी ने प्री निकाल लिया इनमें से और अगर वो सोचे कि मैं गुजरात से ही दे दूं मेंस, तो वहीं से देना ही पड़ेगा वैसे भी, तो फिर अहमदाबाद और वडोदरा 2 ही ऑप्शन बचेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साइज की। तो फोटोग्राफ आपका जो होना चाहिए वो दोस्तों इतने पिक्सल का हो और इतने साइज का हो। ठीक है। स्कैन करके और जेपीजी फॉर्मेट में हो। सिग्नेचर मैं बात करूँ दोस्तों, ब्लैक इंक पेन से व्हाइट पेपर पे करना, 10 से 20 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में, है ना। थंब इंप्रेशन देख लो आपका, ये भी 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। और डिक्लेरेशन जो भी आप लिखेंगे ना व्हाइट पेपर पे अपने ब्लू या ब्लैक पेन से, वो भी 50 से 100 केबी के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों ये खत्म हो जाए। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसका भी प्रिंट निकाल लेना, वो वहां जाना पड़ेगा आपको। तो ये प्रिंट निकालना, इसको पूरा भरना पड़ेगा कि आपको कफ नहीं है, फीवर नहीं है, ये सब वहां दिखाना पड़ता है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम और ये सब वहां पे भरना पड़ता है, फोटो वगैरह लगा के ले आना। बाकी दोस्तों ये सर्टिफिकेट है ओबीसी और ये सब के। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आएगा। कैसा लगा दोस्तों मेरी मेहनत, मैंने जो मुद्दा था कि आपको आपके आंसर मिल गए हैं, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। मैं अपने सारी सोशल साइट्स आपको दे रहा हूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक की आईडी, बाकी ये तो है ही जहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यूं ही प्यार बनाए रखिए, आप ही के प्यार से ही है सब कुछ यहाँ पे। ठीक है। तो बस दोस्तों, ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत और कामयाब बनिए। और जरूर बताइएगा कहीं सिलेक्ट हो जाए तो, जो मेहनत हम कर रहे हैं उस हिसाब से।